भाई लोगों, नमस्कार। 7 बजने को है। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैंने आपसे वायदा किया कि आज मैं आपको एनडीपीएस पर बताऊंगा, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस। ये आपको एनडीपीएस की बेसिक जानकारी के बारे में। एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसे लोग ज़्यादा घबराते हैं, जबकि एनडीपीएस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के बारे में आप लोगों में जो गलत धारणा है वो अपने मन से निकाल दें। एनडीपीएस एक्ट के तहत आपको होता है 3 कैटेगरी दिखाई गई हैं। पहली कैटेगरी स्मॉल क्वांटिटी है, दूसरी है कमर्शियल, तीसरी है स्मॉल व कमर्शियल के बीच की क्वांटिटी। तीनों में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। स्मॉल क्वांटिटी का अलग प्रावधान है। कमर्शियल में 20 साल की सज़ा, 2 लाख रुपए जुर्माना। उससे और अधिक कमर्शियल जब होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है। जो मात्रा कमर्शियल और स्मॉल के बीच की होती है उसमें 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कमर्शियल और स्मॉल क्वांटिटी में क्या अंतर है। कौन कौन स्मॉल क्वांटिटी हैं, कौन कौन कमर्शियल क्वांटिटी हैं, कौन कौन स्मॉल कमर्शियल के बीच की हैं। इसमें सब मिला के वैसे तो 284 नारकोटिक्स के अलग अलग नामों से ड्राइव हैं। वो तो आप पूरा किताब से जब पढ़ेंगे कि ना 284 मैं इस समय आपको बता सकता हूँ, ना 284 आप इस समय देख सकते हैं। मगर मैं स्मॉल क्वांटिटी, जो महत्वपूर्ण स्मॉल क्वांटिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अफीम की क्या स्मॉल क्वांटिटी होगी मेरे भाई? स्मॉल क्वांटिटी अफीम की है 25 ग्राम। 25 ग्राम या 25 ग्राम से नीचे अगर आती है तो ये स्मॉल क्वांटिटी आती है। अगर ये 2.5 किलो से ऊपर जाती है तो ये कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाती है। तो मेरे साथियों, आप समझ गए अफीम जो महत्वपूर्ण है, अफीम की जानकारी आपको होना चाहिए। तो अफीम कितनी स्मॉल क्वांटिटी है? 25 ग्राम। कमर्शियल क्वांटिटी कितना है? 2.5 किलोग्राम से ज़्यादा। इसके बीच की 25 और 2.5 किलोग्राम के बीच की क्या आएगी? वो ना तो स्मॉल में है और ना कमर्शियल में है। तो मेरे भाई, एक बात आप ये समझे, इस चीज़ को मैंने आपसे कहा था आप कापी पेन लेके बैठें, मेरी बात को नोट करते रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ। तो आपने अफीम के बारे में मैंने बताया, आपको स्मॉल क्वांटिटी है 25 ग्राम, कमर्शियल क्वांटिटी है 2.5 किलोग्राम, 20 की है जो ना कमर्शियल है ना स्मॉल में। दूसरा आपको डोडा चूरा जो होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी कितने में? 100 ग्राम में स्मॉल क्वांटिटी है। और ये कितने में कमर्शियल है? ये 50 किलोग्राम कमर्शियल है। डोडा चूरा आप समझ गए। तो डोडा चूरा कमर्शियल कितना है? 50 किलोग्राम से ज़्यादा। पोस्त का चूरा जो कहलाता है, स्मॉल क्वांटिटी कितनी है? 100 ग्राम। अब मेरे भाइयों, स्मॉल क्वांटिटी कोकीन की कितनी है, स्मॉल क्वांटिटी मार्फिन की कितनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर 5 ग्राम तक मार्फिन और 5 ग्राम तक हीरोइन बरामद होती है तो ये स्मॉल क्वांटिटी में आएगी। अगर ये 250 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है तो किस में आ जाएगा? कमर्शियल में। तो 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के बीच में नॉन कमर्शियल की रहेगी। ये बात भी आप अच्छी तरह समझ गए। अब आपके पास ये आता है चरस हशीश। चरस हशीश कितनी स्मॉल क्वांटिटी होती है? चरस हशीश 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में है। चरस हशीश जो है 100 ग्राम तक स्मॉल क्वांटिटी में है। 1 किलो से ज़्यादा चरस हशीश अगर पाई जाएगी तो वो कमर्शियल में हो जाएगी। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि 100 ग्राम तक चरस हशीश स्मॉल क्वांटिटी में, 1 किलोग्राम से ज़्यादा में कमर्शियल क्वांटिटी में, 20 की आपको होता है कमर्शियल और स्मॉल में नहीं, 20 की क्वांटिटी में रहेगी। अब आप ये देखा कोका ड्राइव,
जो कोके से ड्राइव बनते हैं उसमें 2 ग्राम जो कोका ड्राइव है वो 2 ग्राम जो है स्मॉल क्वांटिटी में है, और 50 ग्राम से ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी की ज़्यादा जहरीला होता है कोका ड्राइव। तो ये अभी बात आप अच्छी तरह से समझ गए। अब कोका पत्ता अगर बरामद होता है 100 ग्राम तक अगर कोका पत्ता बरामद हो रहा है तो वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है। अगर कोका पत्ता 2 किलोग्राम से ज़्यादा बरामद हो रहा है तो कमर्शियल क्वांटिटी में। बीच का जो है ना स्मॉल में है ना कमर्शियल में। अब आप गांजा 1 किलोग्राम का तक गांजा जो है वो काहे में है, वो आपको स्मॉल क्वांटिटी में है। 20 किलोग्राम उससे ऊपर गांजा जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में है। तो 1 से 20 के बीच में जो गांजा है वो आपका ना कमर्शियल में है ना स्मॉल में है, तो बीच में आएगा। अब आपको मैंने ये सारी बातें बता दी, डोडा पोस्ट भी आपको बता दिया। तो मेरे साथियों, स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बारे में जितना मैंने आपको बताया, बाकी तो 284 हैं उनके बारे में, वो तो किताब से आप करिएगा। ये बातें मैंने आपको बता दी, तो आप इस बात से तो अच्छी तरह जानकारी हो गई कि स्मॉल क्वांटिटी क्या है, कमर्शियल क्वांटिटी क्या है और बीज की क्वांटिटी क्या है। तो मेरे साथियों, जो मैंने कहा स्मॉल क्वांटिटी में, उसमें यूज़ में भी आता है, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी सज़ा कम है। जो बीज की क्वांटिटी है उसमें कितनी सज़ा है, 10 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना है। जो कमर्शियल है उसमें 20 साल की सज़ा, 2 लाख रुपए जुर्माना है। अब मेरे भाइयों, जो इससे भी ज़्यादा मात्रा आता है उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, स्मॉल, इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अब मेरे साथियों, एनडीपीएस काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा एक्ट है, और उस एक्ट को समझने के लिए आपको काफ़ी मंथन करना पड़ेगा। वो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट में, अभी आपने दिया रिया कांड हुआ, सुशांत कांड में एनसीबी ने पकड़ा। अभी मेरे पास हमारे उच्च न्यायालय के एक सीनियर अधिवक्ता ने पूछा कि भाई रिकवरी भी नहीं हुई, तब भी जेल चली गई और बेल भी खारिज हो गई। अभी मैं उस पॉइंट में भी आपको बताऊंगा कि भाई कितना ये खतरनाक है। एनडीपीएस एक्ट जो है कितना आसान और कितना खतरनाक है। इस एनडीपीएस एक्ट को आप सेक्शन 8 में क्या कहा गया है कि वर्णित किया गया है क्या क्या चीज आप नहीं रख सकते, आप रखेंगे तो आप अपराधी होंगे, रखेंगे तो अपराधी होंगे, इन योर पोजीशन। मेरे भाई यही तो लिखा है। उसकी सजा अलग अलग दी गई है। किन किन सेक्शनों में, 8 में उन्होंने तमाम सब्सटेंस दे दिए। एक दिन नहीं, तमाम सब्सटेंसों का जिक्र है, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसकी सजाओं का जिक्र कैसे है, उसकी सजा का जिक्र सेक्शन 15 से लेकर, और सेक्शन कहाँ तक, सेक्शन आपको होता है 29 तक दिया गया है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, तो आप लोग समझेंगे बहुत आसानी से कितना आसान है। मगर मेरे भाइयों, आपको एनडीपीएस पढ़िए तो आप पूरा, इसके लिए 6 सेक्शनों पे आपको मास्टरी करिए। सबसे पहली सेक्शन क्या है, 42 एनडीपीएस एक्ट। दूसरी क्या है, 43 एनडीपीएस एक्ट। तीसरी क्या है, 50 एनडीपीएस एक्ट। चौथी क्या है, 52, और उसमें अमेंडमेंट हुआ 52A। पांचवी क्या है, 55। फिर क्या है, 56, 57। तो ये सेक्शन है। अब इसमें 2 है मैंडेटरी प्रावधान है, मैंडेटरी प्रावधान जिनका पालन आवश्यक है। अगर उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा तो मात्र उसी आधार पर मुकदमा छूट जाएगा। सबसे पहला है 42 मैंडेटरी है कि जब कभी कोई भी व्यक्ति किसी घर, वेसल्स या परिरुद्ध क्षेत्र में तलाशी लेगा तो उसका क्या है, वो जीडी में उसका इंदराज करेगा। अगर जीडी में इंदराज करके वो उसे पता चलता है इस मकान में, इस वेसल्स में, इस परिरुद्ध स्थान के अंदर नारकोटिक्स ड्रग है, तो वो उसमें जब तलाशी लेगा तो तलाशी लेने से पहले इस चीज़ की जानकारी, जीडी होती है, आप लोगों को सबको पता है, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, आपको जीडी पता है, उस जीडी में, पुताने की जीडी में इंदराज करेगा।
अगर थाने की जीडी में इंदराज नहीं है, उसमें क्या इंदराज, सूचना मिली कि इस मकान में, इस वेसल्स में, इस परिरोध वाले स्थान में नारकोटिक्स सब्सटेंस प्रतीत हो रहा है, जिसकी तलाशी लेना आवश्यक है, ये इंदराज करेगा तो जीडी का पार्ट बन जाएगा। जब इसमें ये पार्ट बन जाएगा तो उसके बाद वो तलाशी ले सकता है। अगर किसी केस में दौरान इस तरह आपके पास केस आया, आपने देखा कि 42 की कंप्लायंस है या नहीं है, वो जीडी देखिए, क्या जीडी में कोई इंदराज है या नहीं है। अगर जीडी में कोई इंदराज नहीं है, आप मुकदमा वैसे ही जीत गए। मुंह पे मुस्कुराइए और आराम से जिरे करने के लिए पार्टी से कहिए कि आप 100% जीतेंगे, कोई हराने वाला आपको नहीं है। ये मैंडेटरी प्रावधान है, इसका पालन नहीं किया, चाहे कितनी बड़ी ह्यूज रिकवरी हो, कितनी बड़ा कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, ये मैंडेटरी प्रावधान है। अगर ये मैंडेटरी प्रावधान का पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया तो इट मीन्स कि आप 100% जो केस आप ले रहे हैं उसमें आप एक्यूटल होगा। तो ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए। तो 42 एक मैंडेटरी है। 43 क्या है, ऑल ऑफ सडन, किसी के पास ऑल ऑफ सडन रिकवरी होती है, उसमें 43 अप्लाई करता है, तो 43 मैंडेटरी नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है, सेक्शन 50 मैंडेटरी प्रावधान है मेरे साथियों। 50 में क्या है, अगर पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि अमुक व्यक्ति नारकोटिक सब्सटेंस लेके जा रहा है और इस जानकारी पे पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसकी जामा तलाशी लेती है, तो उसे ये बताना पड़ेगा फर्द बनाने से पहले। क्या बताना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। यू हैव गॉट ए राइट टू बी सर्च्ड बिफोर ए गजेटेड ऑफिसर और ए मजिस्ट्रेट। क्या आपका ये विधिक अधिकार है, आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी बटे मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हैं। इसमें एक रूलिंग ये भी आई जस्टिस माथुर की, अगर वो ले जाके आपको उतार है, इसकी कंप्लायंस पूरी नहीं करता है, तो ये मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं होता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जो फर्द बरामदगी है, उस फर्द बरामदगी में आप ज़्यादातर लिखते हैं कि पकड़ा गया, उसने बताया मेरे पास ये है, और हमने उससे कहा तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हो, तो हाफ हुई। कभी कभी लिखता मजिस्ट्रेट बटे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चल के करवा सकते हो, ये हुई। मगर इसमें ये जरूर, यू हैव गॉट ए राइट, अंग्रेजी वर्ड, आपका विधिक अधिकार है, आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप 100% मुकदमा जीतेंगे प्रायर इन्फॉर्मेशन पे। प्रायर इन्फॉर्मेशन में इसीलिए ये बातें कही हैं कि मेरे साथियों कि ये मैंडेटरी प्रावधान है। अगर इन मैंडेटरी प्रावधान को नहीं करा जाएगा तो आप मुकदमा 100% जीतेंगे। जब आप फर्द बरामदगी देखते हैं ना, तो फर्द बरामदगी देख के आपको अपरेंटली लगता है। अब अपरेंटली लगने के बाद इसी में एक चीज़ और है, आपकी गिरफ्तारी हुई, आपके पास से अफीम बरामद हुई, ठीक, और फर्द बरामदगी में क्या लिखा गया कि आपका अपराध 8/21 का है। 8/21 NDPS एक्ट का। अफीम कै में आती है मेरे भाई, अफीम 8/18 में है ना, कन्विक्शन उसका 18 में। अगर 8/21 रखा तो कहाँ 50 की, 50 CRPC की कंप्लायंस कहाँ हुई, उसे सूचना दी जाएगी। मैंने फिर वही कहा, 50 की कंप्लायंस, आपको अपना दिमाग कंप्यूटर की तरह चलाना है। मेरे साथियों, ये समझ लो, अगर आपको मुकदमा जीतना है तो अपना दिमाग को कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर में सारी सेक्शनें फीड होना चाहिए। सारी सेक्शनें अगर फीड नहीं है, आपने कहा 103, 165, 150 ये आपको है, इधर 42, 50, अब आपने ये देखा कि उसमें ये चीज़ नहीं है, तो अब क्या हुआ, 50 की कंप्लायंस कहाँ हुआ। दूसरा, अदालत आती है, आंख बंद करके अदालतें रिमांड दे देती हैं। आपके पास से बरामद है अफीम, आपके पास से बरामद है गांजा, आपके पास से बरामद है ये क्या कहना चाहिए, कोई चीज़ और बरामद है, और आपका लिखा जा रहा है कि आपने 8/21 का अपराध किया, रिमांड 8/21 में लिया जा रहा है। तो मेरे भाई, क्या रिमांड ये सही है? आप कानून के विशेषज्ञ हैं,
आप लोगों को ये सही है? एक आदमी 8/21 में नहीं उसे सजा हो सकती है, 8 की जगह 21 में नहीं हो सकती है, 302 होता है। 302 है क्या? कन्विक्शन है। 299 302 में मर्डर को डिफाइन किया गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर डिफाइन किया गया। 302 पनिशमेंट है, तो 302 की जगह 324 में तो चालान नहीं हो जाएगा, 324 में तो रिमांड नहीं हो जाएगा। इट मीन द रिमांड व्हाटसोएवर इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट इज टोटली इलीगल। जो उसे जेल भेजा गया है, यू may move the application under section 340 CRPC against the IO। आप तुरंत मूव करिए, कभी घबराइए मती। यू मूव द एप्लीकेशन। अगर इसका ये रिमांड हुआ है कि इसे इलीगल डिटेंशन किया गया, द पुलिस इज लाइबल टू बी पनिश फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मेरे भाइयों, घबराते क्यों हो? तो मैंने आपको बताया ये 50 में ये अक्सर हो रहा है। इसके पीछे अभी मेरी 2-3 दिन पहले जज महोदय से भी काफ़ी बात हुई कि इस तरह की इलीगलिटी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, वकील साहब ने कहा इसमें खारिज करा दो। मैंने वकील साहब कह दें कि साहब 324 किया, 302 में खारिज करा दें, आप कर देंगे? मैंने, आप भगवान का प्रतिरूप है, आपके लिए प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक बराबर है, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये इसका इलीगल डिटेंशन हुआ, ये इसमें नहीं है, सर कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड अंडर सेक्शन 21 NDPS एक्ट। बोले 8 का, तो मैंने कहा ये कैसे हो जाएगा? 302 का मुलजिम को 324 में चालान कैसे हो जाएगा? मेरे साथियों, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको जिस समय फर्द बरामदगी बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब दूसरी चीज़ क्या आया? अब 50 का आपका ये हुआ, अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन है, मैंडेटरी प्रावधान है। उस मैंडेटरी प्रावधान के लिए फिर मैं कह रहा हूँ क्या लिखा होना चाहिए? यू हैव गॉट राइट टू बी सर्च बिफोर ए गस्टेड ऑफिसर। आपका ये विधिक अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एक कंसेंट बनता है, सहमति पत्र। अब सहमति पत्र में भी आपको निगाह गड़ानी है, क्योंकि ये सब कार्रवाई फर्जीफिकेशन होती है। सहमति पत्र में लिखा होता है कि ये कहा गया इसके पास से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम चरस अफीम जो भी है बरामद, वो सहमति पत्र में। इट मीन जब प्रिपरेशन ऑफ सहमति पत्र हुआ तो रिकवरी हो चुकी थी। आपको यही सवाल पूछना है कि सहमति पत्र रिकवरी से पहले बना या रिकवरी के बाद बना? वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान दे देंगे तो किसी केस में सज़ा आपके नहीं होगी। तो ये सहमति पत्र आपको हर चीज़ पे आंख गड़ाना है, और आंख गड़ा के ये देखना है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत से लोग इस चीज़ पे नहीं कहेंगे। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, उनके पास से केसेस चले जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं वही मास्टरी है, बट नो वन इज़ द मास्टर। लॉ में कोई मास्टर नहीं है। तो ये बातें बहुतों को बुरी लग रही होंगी, वो चुपचाप देखते हैं, मगर देखने के बाद ये कहते हैं कि अगर मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग मुकदमे करने लगोगे, तो फिर उन्हें कौन पूछेगा? मेरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। कानून किसी के घर का गुलाम नहीं है। जो मुझे आता है, इट्स माई ड्यूटी। जो मैं आपको बताऊं, ये मेरा दायित्व कर्तव्य है। हर वकील अगर इस तरह सोचने लगे तो आप जितने यंग हैं ना, ये जो बार के स्तंभ हैं, ये बार में एक नया सवेरा आ जाएगा। कानून के आप लोग मास्टर हो जाएंगे और आपसे अदालतें डरेंगी। मेरे भाइयों, इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। तो 50 मैंडेटरी मैंने आपको बताया किस हालत में है? जब प्रायर इन्फॉर्मेशन है। जब ये प्रायर इन्फॉर्मेशन है तो क्या है? ये मैंडेटरी प्रावधान है। अगर इनमें ये बातें नहीं लिखी हैं, आप फर्द बरामदगी पढ़िए। फर्द बरामदगी के देखने के बाद उसके बाद सहमति पत्र देखिए। अगर इस चीज़ें हैं तो आप क्लियर कह दें कि इस केस में कुछ नहीं है। अपने क्लाइंट से कह दें कि 100% एक्यूटल होगा, नोबडी कैन कन्विक्ट यू। कोई कोर्ट कर ही नहीं सकते है। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होता है? 50 के बाद 52 फर्द बनती है। फर्द प्रिपरेशन का है। इसमें नई एक जुड़ी है 52A। जब फर्द बनेगी, अब ये कानून जोड़ा गया कि फर्जिफिकेशन हो रहा है, तो भाई वीडियोग्राफी होगी नहीं होगी? कोई वीडियोग्राफी नहीं होती है मेरे साथियों। तो ये वीडियोग्राफी पे सवाल आप पूछेगा। 52A पढ़िए। आप लोगों से बहुतों को नहीं पता 52A क्या है। 52A नया ऐड हुआ है जो वीडियोग्राफी के लिए। अब इसके बाद आता है 55 जो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मगर कब वो मैंडेटरी हो जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जब कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा,
पकड़े जाने के बाद फ़र्द बन जाएगी। फ़र्द के बारे में आपको 50 सारा बता चुका हूँ। उसी तरह जीरे करिएगा। जब माल दाखिल होगा थाने में, तो आपको ये मालूम है वो माल जब थाने में दाखिल होगा तो SHO या SO की सील से दाखिल होगा डबल लॉकअप में। आपको यही सवाल पूछना है, आपको यही सवाल पूछना है कि ये जो माल दाखिल हुआ किसकी सील लगी थी, वो सील भी दाखिल होगी, माल में SHO की सील भी होगी। जिस व्यक्ति ने सील लगाई थी वो सील डबल लॉकअप में दाखिल होगी। मेरे भाइयों, ये सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। जब माल दाखिल हुआ तो आप क्या सवाल पूछेंगे? जब माल किसकी सील थी, वो सील डबल लॉकअप में माल के साथ दाखिल हुई या नहीं दाखिल हुई? वो कहेगा नहीं दाखिल हुई। समझिए आप जीत गए। जो सील है वो सील SHO की सील लगी या SO की सील लगी, मना करेगा। यहाँ ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर ये नहीं लगी, मगर आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये आप डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मगर जहाँ आपने मैंडेटरी कर दिया तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये 55 हुआ। अब 55 के बाद आता है 57। जब पकड़ जाएगा, भेजा जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज़ को दी जाएंगी। इसका GD में इंदराज होगा। आपको ये बातें भी पूछना है, ये सारी बातें आपको देखना है। अगर ये बातें आप पूछ लोगे ना, तो आपके मुकदमे में क्या रह जाएगा? फिर आपका मुकदमा आप जीत जाओगे। अब मेरे साथियों, ये तो मैंने अभी आपको बताऊंगा कैसे इसमें जिरे करिएगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन की क्या पोजीशन है। 8 में तो सब पकड़ा गया, पूरा 8 में पकड़ा गया। सबसे पहले मैं उल्टा लेता हूँ। क्यों आजकल आप लोग टीवी बहुत देख रहे हैं, सुशांत रिया का केस देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं कि रिया क्यों जेल चली गई, उसका भाई क्यों जेल चला गया, क्या हो गया। कभी आपने सोचा क्यों चली गई? उसके पास से तो कुछ भी बरामदगी नहीं हुई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो क्यों चली गई? सेक्शन 29 आप पढ़िए, उसमें क्या है? कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट। काहे के लिए? ड्रग्स इस्तेमाल के लिए। कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, अबेटमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 29 में आएगा। अगर उसने चरस, कोकीन, गांजा के षड्यंत्र रचा सुशांत को पिलाने के लिए या अपने गिरोह को पिलाने के लिए, क्या हुआ? ये 29 आई, 29 NDPS। इसमें कोई बरामदगी नहीं होना है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। एक बात बताइए, तो फिर क्या हुआ? जेल चली गई। मेरे साथियों ने ये भी पूछा कि इसकी बिल क्यों खारिज हो गई। मेरे भाई, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। मैंने पहले आपको बताया 107 अबेटमेंट, 120 कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट करिएगा 306 के लिए, अबेटमेंट यहाँ भी है 29 के लिए। किसी को कोकीन गांजा के लिए आप प्रेरित करते हो, उसमें लिए तो आप जो चीज़ है, आपने ये बात देखी 29 में, इसलिए वो आया। अब आप देखिए 29 में कॉन्स्पिरेसी 120 भी क्या है? 120 क्या है? जब एक से अधिक व्यक्ति कोई लीगल कार अवैध रूप से, कोई अवैध कार लीगल रूप से, तो आप देखिए तो 29 में ये चली गई। तो ये 29 में आपने ये बात देखी। अब दूसरी चीज़ 28 क्या आती है? 28 ये आ रही है कि चरस खरीदने के लिए पैसा देना। मेरे भाई, अपराध को करने के लिए, मतलब पैसा आप खर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए। इसकी एविडेंस आ गई, आपको पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये लगी कि आप अगर खरीद रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस कर रहे हैं, ये आपने नहीं पढ़ा, ये आप लोगों को अभी नहीं देखा, अब पढ़िएगा। तो ये आया। इसके बाद एक और आता है, आपके कैंपस में कोई स्मैक पी रहा है, आपकी जानकारी में है, तो आप भी अपराधी हैं। ये आपको जानकारी, कैंपस में यूज़ कर रहा है, अफीम खा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, आपके कैंपस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक अपराध है। ये काहे में आएगा? 27A में। तो मेरे भाई, ये भी समझ लीजिए, इसमें भी सजा हो सकती है, इसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर NCB या पुलिस इस बात पे ही उतर आए
कि इनका कहाँ इस्तेमाल हुआ था, तो बताइए कितने लोग बचेंगे, कितने जेल जाएंगे। तो ये बातें आप समझिए, सुनिए, देखिए। अब मेरे भाई 8/15 में 15 में क्या है, 15 में पॉपी जो चीज़ है, डोडा चूरा, डोडा चूरा ही तो सजा 8 में गिरफ्त वो होगा, सजा किस में होगी, 15 में। अब चूरा वाले से बरामद है, फर्द बरामदगी लिखी जा रही है 8/21 में। तो क्या वेदर जो फर्द बनी है वो सही बनी है? 50 क्या कहता है, आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्या आपने अपराध किया, आपने किसका कौन सा अपराध किया मेरे भाई, उसमें आपका रिमांड जा रहा है। तो इट मीन्स आपका जो रिमांड है टोटली इल्लीगल है, समझे भाई। 8/16 क्या है, कोका प्लांट और पत्तियों के जो बरामदगी होगी 16 में है, उसमें लगेगी 8/16। यही तो कन्विक्शन उसका किसने, 8/16 में। 8/17 क्या, 17 क्या है, अफीम तैयार करने के लिए प्रक्रिया को में अगर पकड़ा जा रहा है। अफीम ऐसे नहीं बनती, आप देखिएगा कैसे बनती है। अफीम में चीरा लगता है, चीरा लग के दूध इकट्ठा होता है, फिर उससे अफीम की प्रक्रिया होती है। जो प्रक्रिया में आप ये देखिए, अफीम बनाने की प्रक्रिया करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे काहे में सजा होगी, 8/17 में। 17 में कन्विक्शन है। 18 में क्या है, 18 में अफीम बरामद होगी, तो अफीम की सजा काहे में मेरे भाई, 18 में। 19 में क्या है, 19 में अफीम की खेती के लाइसेंस होते हैं और कल्टीवेशन वाले उसका जो गवर्न कर देते हैं, तो गवर्न करने वाले को काहे में सजा होगी, 19 में, 8/19 के अंदर। तो बात आप समझ गए। 8/20 में किसकी सजा होगी, 8/20 में होगी जिसपे चरस बरामद होगी। अब आप पे चरस बरामद है, आपने क्या अपराध किया, 8 का करा, सजा काहे में हो रही, 20 में। मगर आपका रिमांड 8/21 में हुआ, तो रिमांड इलीगल हुआ। आपकी जेल में जो कस्टडी है इलीगल हुई, ये इलीगल ड्यू टू द अरेस्टिंग ऑफिसर। तो उसे जानकारी नहीं है, आपको 50 की कंप्लायंस नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें आपको देखना है, या इस चीज़ को भी मैं बताऊं, 8/21 क्या है, 8/21 क्या है, नारकोटिक सब्सटेंस जो है पकड़े जाएंगे वो 8/21 में आ रहे हैं, यही तो है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। 8/12 क्या है कि एनडीपीएस के किसी प्रावधानों का उल्लंघन अगर करा जाएगा तो 22 में सजा होगी। 23 क्या है, आप देखिए, ये है भारत या भारत के बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करेगा उसकी सजा किस में है, सेक्शन 23 में है। सेक्शन 24 में क्या है, धारा 12 में वर्णित अपराध या दिए गए जो कार्य हैं उनके विधि विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वो क्या होगा, 12 में है। अपने परसर, वही मैंने बताया 25, अपने परसर में उपयोग किए जाने के लिए इस्तेमाल करता है तो 25 में होगा। 25(1) में क्या होगा, धारा 9 में दिए हुए, धारा 9 के जो है उसके प्रावधानों के विपरीत करेगा वो 25 में होगा। और 26 में क्या होगा, लाइसेंस पे इस्तेमाल, लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा तो क्या करेगा मेरे भाई, तो उसमें नौकर भी जाएगा और उसमें मालिक भी जाएगा। तो आप इतनी धाराएं समझ गए। अब मेरे भाइयों, जो मैं मोटी मोटी मैंने फर्द बरामदगी के बारे में आपको 50, 55 और सब आरा बताया। पहले आपको 103, 165, 50, 100 कैसे फर्द बनेगी। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे पहले अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन है तो अगर मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं है तो आप यही मुकदमा जीत गए। अगर ऑल ऑफ सडन है, रिकवरी हो रही, कोई घबराइए मत। रिकवरी के लिए जो वेट है, कैसे वेट आया, फर्द बरामदगी को आप सस्पिशियस करेंगे। फर्द बरामदगी जो है अगर आप वंस सस्पिशियस कर देंगे तभी तो फ़ायदा मिलेगा। इसमें ये बर्डन है, देखिए इसमें धारा 36, धारा 37। धारा 37 क्या है, बेल के लिए है। हु इज़ इंटाइटल्ड टू गेट द बेल, बेल वो व्यक्ति पा सकता है जिसका प्रीवियस अपराध ना हो, दूसरा भविष्य में अपराध ना करे, या उसका मुकदमा छूट जाए, रिकॉर्ड पे ऐसी एविडेंस हो जिस पे कन्विक्शन नहीं हो सके
तो वो बेल देगा, अदरवाइज बेल नहीं देगा। जैसे गैंगस्टर में बेल नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? धारा 19 है कि भविष्य में अपराध नहीं करेगा। आप लोग ये नहीं देखते हो और कहते हो गैंगस्टर में बेल खारिज हो गई। बेल खारिज होने का कारण है, आप ये तो देखिए, जज के हाथ बंधे हुए हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि भविष्य में यह अपराध नहीं करेगा। ऐसी धारा 37 है जिसमें आपको ये बताना है कि जो ये केस है इसमें कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, तब आप बेल के लिए इंटाइटल्ड होंगे। तो जिरह में आपको क्या कहना है? फर्द बरामदगी को सस्पिशियस करना है। अब आपसे कहा बरामद हो रहा है, पुलिस वाले यही तो कहते हैं बरामद हो रहा है। ठीक है साहब, बरामद करा, ये माल बरामद हो गया। अब बरामद होने के बाद जो माल है कैसे वे किया गया? अब जब वे करा गया, कहाँ से तराजू आया, कहाँ से बांटा है, उसकी कोई फर्द कोई नहीं, कितनी दूर गया, क्या, ये एविडेंस आपको देखनी है। इस एविडेंस पे आपको बहुत तगड़ी जिरह करनी है। अगर जिरह कर, अब नीचे आप आइएगा, फर्द जो बनाई जा रही है किसकी सील से बनाई जा रही है। अब इसमें सील का बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसके नाम की सील है, किसकी सील है। अब वही सील तो रखी जाएगी डबल लॉकअप में मेरे भाई, बाकी तो मैंने सब बता दिया। डबल लॉकअप में जब जाएगी, SO SHO की सील से जाएगी, तो वो सील रखी जाएगी। जो अरेस्टिंग ऑफिसर कहता मैंने सील जमा नहीं करी, समझिए आपका काम हो गया। इट मीन्स उसके पास था तो वो कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। मौके पे जो फर्द बरामदगी के साथ नमूना मोहर लिया जाता है, वो कहाँ से लिया, किसकी सील थी। अब यहाँ नमूना मोहर से लेकर बरामदगी तक सब बहुत ज़रूरी है। इस पे आपको डिटेल से जिरह करनी है। अब ये डिटेल मैंने आपको 50 बार तो मैं नहीं बता पाऊँगा, तो आपको इन बातों पे जिरह। अब तीसरी बात जो आपने कहा, फ़र्द की नकल कब दी, वो मैं सब बता चुका आपको। पिछला वीडियो निकालिए, उससे देखिए, उससे लिंक करिए। अब आपको क्या है, लेके आ गए। अब इसमें आप ये सोचेंगे अगर इंडिपेंडेंट नहीं लिए, तो इंडिपेंडेंट ना लेना कोई इतना बड़ा अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। NDPS जैसे केसेस, इसमें भी सज़ा हो जाएगी कि प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। आपको बताना आपके पास से कैसे प्लांट किया गया। तो प्लांट करने के लिए आपको कहीं एनमिटी दाखिल करना है, कोई दुश्मनी दिखाना है, कोई प्रीवियस ऐसा कंडक्ट दिखाना है कि आपसे एनिमिकल थे, आपके पास नहीं किया गया, प्लांट करा गया। हैवी मात्रा आप पे प्लांट नहीं की जा सकती, कोई नहीं कर सकता। अब दूसरा, जो इसमें लिया गया माल सैंपल, तो सैंपल लेना जो बहुत महत्वपूर्ण, सैंपल कितने से लिया, अगर 1 किलो में से लिया ऊपर के हिस्से, तो नीचे के हिस्से से कैसे माना जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको जिरह में क्या आएगा, जब माल रखा तो दाखिल किया, तो ये माल की सील जमा हुई, माल लगा या नहीं कला, ये सवाल आप पूछेगा। जब सजेशन आप देने को होगा तो आप कहिएगा सारी फर्जी कार्रवाई की गई, ना तो इस तरह माल रखा, ना माल पे मोहर लगी, आपने बंद किया, इस तरह की कोई वस्तु कोई बरामद नहीं हुई। ये सब आपने थाने पे बैठ के फर्जी कार्रवाई की। अब ये तो आपका आ गया। दूसरा आप बहुत महत्वपूर्ण कहें, जब ये माल जाता है ना FSL को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब माल जिस GD के तहत निकला, ये आपको ध्यान रखना है, वो GD के तहत माल क्या दूसरे दिन FSL को चला गया, किस मात्रा का गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सिपाही लेके गया। आप ये पाएंगे कि माल निकला 16 को और FSL के पास गया 19 तारीख को। लिंक एविडेंस नहीं आ पा रही है। अगर इसमें लिंक नहीं आ रही तो ये भी एक्यूटल का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको इस पर डिटेल से जिरह करी जाएगी कि आपको मैनिपुलेशन का पूरा हक था, पूरा अधिकार था। 9 दिन 8 दिन ये कहाँ रहा, किन हालतों में सुरक्षित हाथ में रहा, नहीं, ये लिंक एविडेंस कोई पेश नहीं करता है। दूसरी लिंक एविडेंस में आप इस पे भी जिरह करेंगे, जब माल दाखिल हुआ किस GD के तहत दाखिल हुआ, डबल लॉकअप में कब तक रहा, उस लॉकअप की पूरी GD को आप मंगाइएगा। अगर रहा सेफ हाथ में, तब तो आपका ये लिंक जुड़ रहा है, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तीसरी बात, जब माल वहाँ गया तो आप देखिए कौन सी सील थी, वहाँ आप देखिए दूसरी सील निकलती UPP की, यहाँ माल किसी और से सील होता है। तो आप ये कहिएगा जो माल गया था किसकी सील का गया था, जो लेके गया था, डॉक लेके गया था, उसे डॉक कहते हैं ना, जो लेके गया था किसकी माल का सील ले गया था, वो नहीं बताएगा। तो उसमें UP की, इसमें निकलती है यहाँ PL सिंह की। तो आप ये कहिए भाई इस तरह की सारी फर्जी कार्रवाई विवेचक महोदय द्वारा मिल के की गई। अब यहाँ पे एक खेल और आएगा कि जो अरेस्टिंग वाला है वो सीनियर है और जो IO है वो जूनियर है। तो
आपको इस पे जीडी है, इस पे कानून है कि अरेस्टिंग की अरेस्ट में जूनियर जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को भी आपको देखना है। तो आप डिटेल से जिरे, मैंने आपको बताया सारी डिटेल से जिरे। मैंने कल भी, उस दिन भी आपसे कहा था मेरे साथियों, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोग प्रश्न नहीं पूछते। अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछोगे, रूलिंगें नहीं पूछोगे, तो भाई मैं कैसे आपको जवाब दे पाऊंगा, आपको कैसे मैं तराश पाऊंगा। जो चीज़ मैं चाहता हूं, जो लोग बहुत से ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग तराशे जाएं, आप लोग इस लायक ना हो कि मुकदमा। तो मेरे भाई, आप लोग कलम, किताब, कापी लेके बैठें, जो बात मैं बता रहा हूँ उन बातों को ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद जो समस्या हो आप समस्याओं को सुने। मेरा मोबाइल नंबर है 9837283861। मेरा मोबाइल नंबर है 9837283861। आपकी कोई भी समस्या हो, आप रात के 10:30 बजे के बाद 11:30 बजे तक मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल कचहरी नहीं चल रही है, वर्क हल्का है, जमानत का काम है। आपको कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं, दिन में ही पूछ सकते हैं कि कोई वर्कलोड नहीं है। वैसे आप लोगों के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। 10:30 बजे रात के बाद 11:30 बजे तक आप कभी भी फ़ोन करके आप अपनी समस्याओं को मुझसे पूछ सकते हैं, बेहिचक। घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग छोटे भाई हो, मेरे बड़े भाई भी देख रहे हैं, मेरे साथी भी देख रहे हैं। अगर उन्हें कोई समस्या है तो भाई कानून जो है, आई एम स्टिल ए लर्नर, आई ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। आप लोग महान भाव हो, आपको उससे ज़्यादा जानकारी है, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। हर आदमी में अच्छे गुण हैं, तो मेरे अच्छे गुण आप ग्रहण करिए, जो बुराई है उसे मत ग्रहण करिए। ऐसी आप सारे लोग आपस में, मैं फिर आपसे ये बात करूंगा, ये कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों के पास बहुत अच्छी, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, फेसबुक पे बेमतलब की बातें मत उछालिए। आप लोग बेमतलब में अपना दिमाग जो है फेसबुक पे इधर उधर की बात, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर, कोई कुछ कर रहा है भाई। प्रधानमंत्री ने तुम्हें क्या दे दिया, राहुल गांधी ने क्या नहीं दे दिया, या कोई और आ जाएगा क्या दे दिया? किसी वकील को कुछ मिला है? बाहर ने क्या दिया, बार काउंसिल ने क्या दिया? बेमतलब में खाली मूली काजी क्यों दुबले शहर के अंदेशे में। इतना समय अगर आप अपने साथियों के साथ एक एक टॉपिक पे बहस कर लेना, तो मैं समझता हूँ आप ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, और आपकी कामयाबी जो है ना भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और भविष्य में आपको ये बात अभी मेरी बुरी लगेगी, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ज़रूर आपको बुरी लगेगी कि मैं बड़े होने के नाते इस तरह की बात कर रहा हूँ, मगर मेरे साथियों, अगर मेरी बात मान लोगे तो बहुत अच्छा ही रहोगा। मैंने जो शुरू में इतनी मेहनत करी है ना, आज भी मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ता हूँ, कहीं घूमने नहीं जाता हूँ। इस समय भी चैम्बर में बैठा हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर आज भी चैम्बर में, जबकि कोई काम ऐसे नहीं है। मगर भाई, बगैर तैयारी के, बगैर कानून के जानकारी के कोई विद्वान नहीं बन सकता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, काफ़ी समय लेते हुए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बेमतलब की उसमें मत पड़ें। यहाँ बहुत से वकील ऐसे हैं कि साहब दलाली से काम चल जाएगा। मेरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप दलाली भी करिए, जो है उसमें करिए, मगर कानून की तो जानकारी रखिए। कानून आप अच्छी तरह से जानकार हो जाएंगे। यहाँ हमारे बड़े बड़े सीनियर क्या बता के तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है? या तो दलाली से काम मैंने चल जाए भाई, मेरा सेटिस्फेक्शन है, मैं आदमी को बता दूंगा, मेरे सेटिस्फेक्शन से अगर उन्हें कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको एनडीपीएस के बारे में, स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, बीज की क्वांटिटी, हाँ इसमें एक बात और बता दूं, ये जो रिमांड है स्मॉल क्वांटिटी का है, 60 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं आती है, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेल अंडर सेक्शन 167(2). आपको होता है, अगर 20 की है जिसमें 10 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना है, 90 दिन में चार्जशीट नहीं आती है तो 167(2) में यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेल। एक चीज़ है, अगर एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है तो इनकम्प्लीट चार्जशीट होती है, तो आपको होता है, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी है मेरे भाई, उसमें 36 से है, उसमें कितने दिन में चार्जशीट आती है? उसमें चार्जशीट आती है 180 दिन, और उस 180 दिन के चार्जशीट में के बाद अगर एडीजीसी सरकारी वकील कोर्ट में इस बात की दरख्वास्त दिलाता है कि रिमांड
अभी वो चार्जशीट नहीं आ पाई है, उसे एक्सटेंड करा जाए। अगर कोर्ट एक्सटेंड कर देता है तो आप बेल के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, अदरवाइज यू आर इंटाइटल्ड टू गेट बेल अंडर सेक्शन 36A के तहत। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अच्छी तरह से, आज मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे। और जो चीज़ भी आपकी समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछिए, अगली बार मिलते हैं। आपका काफ़ी समय मैंने लिया, इतना समय काफ़ी है। आप इस चीज़ को अपना रिवाइज़ करिए, आप NDPS की किताब उठा लीजिए, आप उसका बेरेक्ट उठा लीजिए और मेरा कहा मान के ज़रा देखिए, तो आपको पता चलेगा खेल खेल में रिया कैसे गई 29 में, कैसे गई 28 में बगैर रिकवरी के चली गई, क्यों उसकी बेल खारिज हुई, क्या क्या प्राविधान है। थोड़ा सा इस बारे में देखिए, कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा 10:30 बजे के बाद 11:30 बजे तक किसी समय आजकल खाली हूँ, पता दिन में भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आंख बंद करके मत, मेरे हिसाब से पढ़ना जरूर शुरू करिए, दलाली भी करिए, जो दलाली में उसमें पीछे मत हटिए, 2 हाथ आगे मारिए, मगर कानून की जानकारी के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।